हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस साल का एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस साल के डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो के ऊपर क्या हुआ, क्योंकि सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो के ऊपर हमें हार्डी बॉयज का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू मैच देखने को मिला है, जिसके साथ ही एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए स्टील केज मैच भी देखने को मिला है। इसीलिए इस साल के सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो के ऊपर क्या हुआ, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस साल के डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो का रिव्यू। तो गाइज इस साल के डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें एडम कोल, काइल ओ'रियली और बॉबी फिश मिलकर एडम पेज, लुचासोरस और जंगल बॉय को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर रेड ड्रैगन की तरफ से जुरासिक एक्सप्रेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और कई बार तो इस मैच के अंदर एडम पेज ने अकेले सभी के ऊपर अटैक किया, जिसके साथ ही हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मल्टीपर्सन मूव्स भी देखने को मिले हैं और एडम कोल और एडम पेज भी एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद इस मैच के आखिर में जुरासिक एक्सप्रेस ने एडम कोल और काइल ओ'रियली के ऊपर एक ही बार में अपना डबल फिनिशर लगा दिया, पर इसके बाद बॉबी फिश पिन तोड़ने के लिए कामयाब हो गए, जिसके बाद लुचासोरस और एडम पेज को रिंग के बाहर फेंक कर बॉबी फिश और काइल ओ'रियली ने मिलकर जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, जिसके साथ ही एडम कोल ने भी जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर बूम लगाकर यहाँ पर जंगल बॉय को पिन कर एडम कोल ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है और एडम कोल, काइल ओ'रियली और बॉबी फिश मैच जीत चुके हैं। जो रिजल्ट देखकर हैंगमैन पेज काफी शॉक थे, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन पेज को ऐसा लग रहा था कि जुरासिक एक्सप्रेस के साथ मिलकर हैंगमैन पेज अपना ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडम कोल और एडम पेज के बीच में क्या होता है और क्या एडम कोल की तरह ही एडम पेज भी अपने आप के लिए एक सूटेबल टैग टीम ढूंढ पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के बैकस्टेज में टोनी शिवानी, रिकी स्टार्स और कीथ ली का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने रिकी स्टार्स से पूछा कि रिकी स्टार्स ने लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर कीथ ली ऊपर अटैक क्यों किया था। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स ने पहले कीथ ली को कहा था कि अगर कीथ ली रिकी स्टार्स के शो यानी कि रैम्पेज शो पर आते हैं तो फिर रिकी स्टार्स कीथ ली ऊपर अटैक करने वाले हैं, पर फिर भी कीथ ली रैम्पेज शो पर आए, इसीलिए रिकी स्टार्स ने कीथ ली ऊपर अटैक किया है। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही और आगे रिकी स्टार्स ने कहा कि अगर कीथ ली इस वीक भी रैम्पेज शो पर आते हैं तो इस वीक भी रिकी स्टार्स कीथ ली ऊपर अटैक करने वाले हैं। पर यहाँ पर जवाब देते हुए कीथ ली ने कहा कि इस वीक के रैम्पेज शो पर कीथ ली और मैक्स कैस्टर का मैच होने वाला है और कीथ ली इस मैच के लिए आने वाले हैं और रिकी स्टार्स जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर कीथ ली ने कही और ये बातें अगर कीथ ली यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर कीथ ली और रिकी स्टार्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर क्रिस स्टैटलैंड के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हम देख पा रहे थे कि क्रिस स्टैटलैंडर अपना एलियन का मेकअप उतार रही थी, जिससे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिस स्टैटलैंडर एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना एक नया कैरेक्टर टीज कर रही है। तो देखना पड़ेगा कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्रिस स्टैटलैंडर का नया कैरेक्टर कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स के चक टेलर और व्हीलर यूथा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में ब्रायन डेनिसन ने व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली ने मिलकर व्हीलर यूथा के अकेले के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक किया है। इसलिए इस मैच के अंदर भी जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन मिलकर व्हीलर यूथा के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर रहे थे। पर जैसे ही चक टेलर को टैग मिला तो चक टेलर इस मैच के अंदर अपना थोड़ा फॉर कमबैक करने के लिए कामयाब हो गए, पर जॉन मॉक्सली ने चक टेलर के ऊपर रिंग के बाहर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, जिससे चक टेलर इस मैच के अंदर काफी देर तक रेसल नहीं कर पाए। जिसके बाद जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन मिलकर अकेले व्हीलर यूथा के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर रहे थे, लेकिन व्हीलर यूथा बार बार किक आउट कर रहे थे, जो देखकर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन दोनों काफी सरप्राइज थे। पर फाइनली व्हीलर यूथा के ऊपर अपने टैग टीम मूव्स लगाकर जॉन मॉक्सली ने व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बुलडॉग चोक लगा दिया, जिससे व्हीलर यूथा पास आउट हो गए और यहाँ पर सबमिशन के सारे जॉन मॉक्सली ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर विलियम रीगल भी रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर विलियम रीगल, जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। पर तभी हमने सरप्राइजिंगली देखा कि व्हीलर यूथा अपने टैग टीम पार्टनर से जाने के बजाय दोबारा से रिंग के अंदर आ गए और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि व्हीलर यूथा जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए व्हीलर यूथा ने विलियम रीगल के साथ हैंडशेक के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया, पर विलियम रीगल ने व्हीलर यूथा के ऊपर एक स्लैप लगाई, जो देखकर व्हीलर यूथा विलियम रीगल के ऊपर जा रहे थे। पर विलियम रीगल ने कहा कि विलियम रीगल को ही एग्रेशन चाहिए और जब तक व्हीलर यूथा इतने अग्रेसिव नहीं होते कि व्हीलर यूथा विलियम रीगल के ऊपर हाथ उठाए, तब तक व्हीलर यूथा उनके साथ नहीं आ सकते। जो बातें कहकर विलियम रीगल ने व्हीलर यूथा को यहाँ जाने के लिए कह दिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर व्हीलर यूथा इतना अग्रेसिव होते हैं या नहीं कि वो अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर पाए। पर व्हीलर यूथा की साइड देखकर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन ये दोनों काफी खुश थे और मुझे लगता है कि व्हीलर यूथा वो पहले रेसलर हो सकते हैं जो कि हमें जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में एफटीआर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने एफटीआर से पूछा कि एफटीआर ने टली ब्लैंचेट को फायर क्यों कर दिया है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए एफटीआर ने कहा कि जब एफटीआर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने थे तब टली ब्लैंचेट काफी पैशनेट थे, पर एफटीआर की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद टली ब्लैंचेट काफी डल होने लगी और डल आदमियों के लिए एफटीआर के पास कोई जगह नहीं है, इसलिए एफटीआर ने टली ब्लैंचेट को फायर कर दिया है। जो बात यहाँ पर एफटीआर कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ
यहाँ पर यंग बक्स आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते यंग बक्स ने कहा कि एफटीआर पहले से ही वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट टैग टीम थी, लेकिन टेली ब्लैंचेट के साथ एफटीआर की कुछ वैल्यू थी, पर अब टेली ब्लैंचेट एफटीआर के साथ नहीं है, इसलिए एफटीआर की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो बात है कि अगर यंग बक्स यहाँ चले गए, जो देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यंग बक्स एफटीआर को उकसा रहे हैं कि एफटीआर और यंग बक्स के बीच में एक मैच हो जाए, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। पर इसके बाद हमें द क्लेम यानी कि एंथनी बोवेंस और मैक्स कैस्टर का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए मैक्स कैस्टर कह रहे थे कि मैक्स कैस्टर इस वीक के रैम्पेज शो पर कीथली को हराने वाले हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते रिकी स्टार्स ने कहा कि द क्लेम और टीम टैज ये दोनों ही एडब्ल्यू कंपनी के ओरिजिनल्स है और कीथली जैसे सुपरस्टार्स आकर इनके चांसेस ले रहे हैं, इसलिए रिकी स्टार चाहते हैं कि द क्लेम कीथली को हराए। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर शेन स्ट्रिकलैंड आ गए यानी कि आइजा स्कॉट आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए शेन स्ट्रिकलैंड ने कहा कि शेन स्ट्रिकलैंड जैसे सुपरस्टार्स उनके चांसेस छीन नहीं रहे, वो चांसेस ले रहे हैं क्योंकि शेन स्ट्रिकलैंड जैसे सुपरस्टार चांसेस डिजर्व करते हैं। जो बातें कि शेन स्ट्रिकलैंड यहाँ चले गए, जिन्हें देखकर यहाँ पर द क्लेम और रिकी स्टार्स काफी कंफ्यूज थे, जो कि काफी फनी चीज थी। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको की जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए 2.0 के मैट ली ने कहा कि क्रिस जेरिको ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी चीजें अचीव की है और इसीलिए 2.0 क्रिस जेरिको अप्रिशिएट करती है। जो बात यहाँ पर 2.0 ने कही, पर यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको ने आज तक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी चीजें अचीव की है और जेरिको ने तो एक रेसलिंग कंपनी बिल्ड करने के लिए मदद की है, लेकिन फैंस जेरिको को अप्रिशिएट नहीं करते। पर इनके अंदर खड़ा हुआ हर एक आदमी जेरिको को अप्रिशिएट करता है, क्योंकि जेरिको प्रो रेसलर नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर है, क्योंकि जेरिको ने अपनी लाइफ के अंदर काफी सारी चीजें एज ए स्पोर्ट्स एंटरटेनर अर्न की है। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही और जेरिको की बातें सुनकर फैंस काफी नाराज थे, क्योंकि आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को प्रो रेसलर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एंटरटेनर कहा जाता है, लेकिन एडब्ल्यू कंपनी रेसलर्स को प्रो रेसलर कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर फैंस काफी नाराज थे। और यहाँ पर ना सिर्फ फैंस बल्कि डेनियल गार्सिया भी काफी नाराज थे, क्योंकि डेनियल गार्सिया भी अपने आप को एज ए प्रो रेसलर मानते हैं। पर यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए डेनियल गार्सिया ने कहा कि अगर क्रिस जेरिको स्पोर्ट्स एंटरटेनर है और एज ए स्पोर्ट्स एंटरटेनर क्रिस जेरिको ने इतनी सारी चीजें अचीव की है, तो डेनियल गार्सिया भी प्रो रेसलर से एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर बनने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने कही, जो बातें सुनकर सभी फैंस काफी नाराज थे, लेकिन यहाँ पर क्रिस जेरिको ने बताया कि साल 2010 के अंदर एक प्रो रेसलर की बस का एक्सीडेंट हो चुका था और जेरिको को पता नहीं था कि वो कौन है, पर जैसे ही जेरिको को पता चला तो जेरिको ने वहाँ पर एक काफी बड़ा डोनेशन किया और उसमें से कई सारे प्रो रेसलर बच पाए और उनमें से कोई और नहीं बल्कि डेनियल गार्सिया है, इसलिए डेनियल गार्सिया क्रिस जेरिको को अप्रिशिएट करते हैं। क्रिस जेरिको की वजह से 2.0 आज एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं, इसलिए 2.0 क्रिस जेरिको को अप्रिशिएट करते हैं और जेक हेगर ने हमेशा से क्रिस जेरिको की बैक रखी है, इसीलिए क्रिस जेरिको के साथ जेक हेगर को भी फेम मिला है, इसीलिए जेक हेगर क्रिस जेरिको को अप्रिशिएट करते हैं और इसी वजह से क्रिस जेरिको की फैक्शन जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी है और ये कोई प्रो रेसलर्स नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एंटरटेनर है। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही और ऐसे ही सेगमेंट खत्म हुआ, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि जेरिको अपने आप को स्पोर्ट्स एंटरटेनर कहकर फैंस की काफी ज्यादा हिट अपने आप के ऊपर ले रहे हैं, जिससे कि जेरिको एक बहुत ही बड़ा हील बन सकते हैं। पर अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जेरिको और पुरानी इनर सर्कल के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें सेरेना डेप का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि जब हिकारू शिडा इंजर्ड हुई थी और हिकारू शिडा जापान के अंदर अपनी रिकवरी कर रही थी, तो हिकारू शिडा को सेरेना डेप के बारे में भूल जाना चाहिए था, पर हिकारू शिडा ने सेरेना डेप को नहीं भूला और हिकारू शिडा सेरेना डेप के ऊपर अटैक कर रही है। तो पहले सेरेना डेप ने हिकारू शिडा को इंजर्ड किया था, पर अब सेरेना डेप हिकारू शिडा को रिटायर कर सकती है। जो बात यहाँ पर सेरेना डेप ने कही, तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर स्कॉर्पियोस का अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर वार्डलो के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही वार्डलो ने इस मैच के अंदर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और वार्डलो स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे थे, जो देखकर पेज वैन ज़ैन स्कॉर्पियो स्काई और वार्डलो के बीच में आकर खड़ी हो गई। पर पेज वैन ज़ैन को बचाने के लिए उनके हस्बैंड आ गए, जिन्हें देखकर वार्डलो उनके ऊपर पावर बम लगाने के लिए जा रहे थे। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर स्कॉर्पियो स्काई ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई वार्डलो के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर अटैक काफी देर तक नहीं चला, क्योंकि वार्डलो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर लगातार पावर बम्स लगाना स्टार्ट कर दिया और देखने में ऐसा लग रहा था कि वार्डलो मैच काफी आसानी से जीतने वाले हैं। पर तभी डैन लैम्बर्ट ने इस मैच में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर स्कॉर्पियो स्काई रिंग के बाहर गई और ये देखकर वार्डलो स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर रिंग के बाहर अपना पावर बम लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर शॉन स्पियर्स स्टील चेयर लेकर आ गए, जिन्हें देखकर वार्डलो डिस्ट्रैक्ट हो गए और जब रेफरी शॉन स्पियर्स की तरफ देख रहा था तभी एमजेएफ ने पीछे से आकर वार्डलो को स्टील पोस्ट के ऊपर ढकेल दिया और इसके बाद जैसे ही वार्डलो रिंग के अंदर गए वैसे ही स्कॉर्पियो स्काई ने वार्डलो के ऊपर एक रोल अप पिन कर स्कॉर्पियो स्काई ने मैच जीत लिया है और स्कॉर्पियो स्काई स्टिल है TNT चैंपियन, जो देखकर मैं तो काफी नाराज था। पर ये मैच खत्म होते ही पेज वैन ज़ैन के हस्बैंड ने आकर वार्डलो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जितने में शॉन स्पियर्स और एमजेएफ रिंग के अंदर आ गए और स्कॉर्पियो स्काई ने वार्डलो को पकड़ा था और शॉन स्पियर्स वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर वार्डलो ने सभी के ऊपर अटैक कर सभी को रिंग के बाहर कर दिया और वार्डलो एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे, जो देखकर एमजेएफ यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन वार्डलो ने एमजेएफ को पकड़ लिया और वार्डलो एमजेएफ के ऊपर अपना पावर बम लगाने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन तभी शॉन स्पियर्स ने पीछे से स्टील चेयर लेकर वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया और उसी स्टील चेयर से वार्डलो के सिर के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिसके बाद एमजेएफ से अपने पैसे लेकर डैन लैम्बर्ट अपनी टीम के साथ यहाँ चले गए और यहाँ पर एमजेएफ ने अपनी डायमंड रिंग लेकर वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया।
जिससे कि यहाँ पर एमजेफ ने वार्डलो के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर वार्डलो और एमजेफ फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने कब आते हैं और तब वार्डलो एमजेफ का क्या हल करते हैं। पर इसके बाद हमें एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में जेड कारगिल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर एलेक्स मार्वेज जानना चाहते थे कि जेड कारगिल का 30th अपोनेंट कौन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल को फर्क नहीं पड़ता कि उनका 30th अपोनेंट कौन होने वाला है, क्योंकि जेड कारगिल का रिकॉर्ड 30 और 0 होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि जेड कारगिल का 30th अपोनेंट कौन होता है और क्या वो सुपरस्टार जेड कारगिल को उनके करियर की पहली हार दे पाता है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर अपने डेब्यू मैच के अंदर हार्डी बॉयज प्राइवेट पार्टी को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच हार्डी बॉयज का एडब्ल्यू कंपनी का डेब्यू मैच था, इसलिए मैं तो इस मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था और यहाँ पर आए हुए काफी सारे फैंस भी मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। पर सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत से प्राइवेट पार्टी इस मैच के अंदर मैट हार्डी के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रही थी। पर जैसे ही जेफ हार्डी को इस मैच के अंदर टैग मिला, वैसे ही जेफ हार्डी ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बड़े मूव्स लगाकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और जेफ हार्डी प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ट्विस्ट ऑफ फेट लगाने के लिए गए, लेकिन प्राइवेट पार्टी ने रिवर्स कर दिया और प्राइवेट पार्टी जेफ हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी। लेकिन जेफ हार्डी और मैट हार्डी इन दोनों ने एक ही टाइम पर प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ट्विस्ट ऑफ फेट लगा दिया और प्राइवेट पार्टी के ऊपर सॉन्टॉन बम लगाकर प्राइवेट पार्टी को पिन करके जेफ हार्डी ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जिससे कहना पड़ेगा कि एडब्ल्यू कंपनी के टैग टीम डिवीजन के अंदर एक और बहुत ही बढ़िया टैग टीम ऐड हो चुकी है, जो कोई और नहीं बल्कि द हार्डीज है। पर इसी तरीके से हार्डीज ने एडब्ल्यू कंपनी तक अपना डेब्यू मैच जीत लिया है। पर हार्डीज के मैच जीतते ही अंद्रादे यहाँ पर अपनी फैक्शन यानी कि अंद्रादे फैमिली ऑफिस के साथ आ गए और प्राइवेट पार्टी और बुचर और ब्लेड के साथ मिलकर अंद्रादे यहाँ पर हार्डीज के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। पर तभी यहाँ पर हार्डीज को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि स्टिंग और डार्बी एलन आ गए, जिन्हें देखकर अंद्रादे फैमिली ऑफिस पीछे हट गया। जिससे देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हार्डीज, स्टिंग और डार्बी एलन और अंद्रादे फैमिली ऑफिस के बीच में क्या होता है। पर हार्डी बॉयज का डेब्यू मैच देखकर मैं तो काफी खुश हूँ और अभी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको हार्डीज का डेब्यू मैच कैसा लगा। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में रेड वेलवेट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए रेड वेलवेट ने कहा कि रेड वेलवेट लेला हैरिस को अपना दोस्त मानती थी, पर लेला हैरिस उनकी दुश्मन निकली और अब रेड वेलवेट लेला हैरिस को नहीं छोड़ने वाली। जो बात यहाँ पर रेड वेलवेट ने कही, जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस साल के डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर अपनी एडब्ल्यू वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर थंडर रोजा के अगेंस्ट एक स्टील केज मैच के अंदर डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही थी। जिस मैच के लिए थंडर रोजा के लिए एक बहुत ही बड़ा एंट्रेंस मिला। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा इनके बीच के एक बहुत ही बढ़िया मैच में से एक मैच था, जहां पर कहना पड़ेगा कि ये मैच भी उतना ही बढ़िया मैच था जितना बढ़िया मैच हम इसके पहले इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो पर देखने को मिला था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच छोड़कर भागने के लिए जा रही थी, पर थंडर रोजा ने यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को रोक लिया और थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन दोनों ने एक दूसरे को स्टील केज के ऊपर फेंक मारा, जिससे कि इस मैच की शुरुआत से इन दोनों के सिर से खून निकल रहा था। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और आज 316 के ऊपर थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टनर भी लगाया और एक्सीडेंटली एक टाइम के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रेफरी के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि थंडर रोजा की इस मैच के अंदर फिनिश लगाने के बावजूद थंडर रोजा ये मैच नहीं जीत पाए। और इसी मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा दोनों ही बारी बारी स्टील चेयर के काफी बड़े स्ट्रक्चर के थ्रू गए, पर इस सब के बावजूद यहाँ पर कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए ब्रिट बेकर इस मैच में थंबटैक्स लेकर आ गई, पर थंडर रोजा ही डॉक्टर ब्रिट बेकर को थंबटैक्स तो फेंकने के लिए गई, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रिवर्स कर दिया और थंडर रोजा को थंबटैक्स थ्रू फेंक कर डॉक्टर ब्रिट बेकर थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिश लॉकजाव लगाने के लिए गई। पर थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के हाथ को काटा, जो देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपनी साइड चेंज कर ली। पर इस बार थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के हाथ को लेकर ब्रिट बेकर का हाथ थंबटैक्स के ऊपर मारा, जिससे ब्रिट बेकर ने अपना फिनिशर छोड़ दिया और थंडर रोजा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर थंबटैक्स थ्रू एक पावरबॉम्ब लगाकर थंबटैक्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि थंडर ड्राइवर लगा दिया और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को पिन कर थंडर रोजा ने मैच जीत लिया है। और गाइस थंडर रोजा बन चुकी है नई एडब्ल्यू वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो रिजल्ट तो बिल्कुल वैसा ही निकला है जैसा कि मैं चाहता था, क्योंकि थंडर रोजा ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, लेकिन आज तक थंडर रोजा एडब्ल्यू वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाई थी। इसलिए मुझे काफी दिनों से लग रहा था कि थंडर रोजा के रिवॉर्ड के तौर पर थंडर रोजा को एडब्ल्यू कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहिए। और फाइनली थंडर रोजा एडब्ल्यू कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है, जो देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। और थंडर रोजा को देखने के लिए आए हुए रिंग साइड पर बैठे हुए सिंह कारा भी इस मैच का रिजल्ट देखकर काफी खुश थे। और इसी तरीके से इस साल का डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो ऑफर चला गया, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे तो ये शो काफी पसंद आया है और आप भी ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?